तो आज हम भारत के संविधान की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सिर्फ मतलब एक कानूनी दस्तावेज के पन्ने पलटना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे पास विकिपीडिया के लेख हैं, कुछ अकादमिक पेपर्स और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। और हमारा मिशन है ये समझना कि एक राष्ट्र की आत्मा को कागज पर कैसे उतारा जाता है। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि संविधान क्या कहता है, बल्कि ये भी कि वो ऐसा क्यों कहता है, उसके पीछे की जो दशकों लंबी जिद्दोजहद थी, वो बहसें, वो सपने, वो क्या थे। हाँ, हम उस दस्तावेज की भावना को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। और ये बात ही अपने आप में सोचने वाली है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान, और वो भी उसकी मूल प्रति हाथ से लिखी गई है। हाँ, मतलब कोई टाइपराइटर नहीं, कोई प्रिंटर नहीं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, और इसकी जड़ें हमारी आजादी से बहुत पहले की हैं। इसके पहली आहट हमें 1924 में सुनाई देती है। तब मोतीलाल नेहरू ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक राष्ट्रीय मांग रखी थी। अच्छा, ये पहली बार था जब इतने बड़े मंच से ये कहा गया कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए और इसके लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। तो अंग्रेजों ने इस पर क्या कहा? मुझे नहीं लगता उन्होंने गर्मजोशी से इसका स्वागत किया होगा। गर्मजोशी तो दूर की बात है, उन्होंने तो मजाक उड़ाया। उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे डाली। चुनौती? कैसी चुनौती? उनका कहना था कि भारतीय आपस में इतने बटे हुए हैं कि वो कभी एक ऐसे संविधान पर सहमत हो ही नहीं सकते जिसे सब मान लें। एक तरह से उन्होंने कहा, पहले एक होकर तो दिखाओ। और फिर आया 1927 का साइमन कमीशन, जिसने इस आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल, वो भारत का भविष्य तय करने आए थे, लेकिन उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। एक भी नहीं? और यही वो पल था जब भारतीय नेताओं ने कहा, बहुत हुआ। लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती और साइमन कमीशन के अपमान के जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उसने एक मसौदा संविधान पेश किया जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई, अगर मोतीलाल नेहरू इतने बड़े नेता थे और ये रिपोर्ट ब्रिटिश चुनौती का जवाब थी, तो उन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज की जगह डोमिनियन स्टेटस जैसी आधी अधूरी चीज क्यों रखी? बहुत अच्छा सवाल है। ये उस समय की राजनीतिक समझ को दिखाता है। देखिए, 1928 में ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं को लगता था कि डोमिनियन स्टेटस एक व्यवहारिक पहला कदम है। अच्छा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अंग्रेज इसके लिए मान जाएंगे और ये सत्ता हस्तांतरण का एक शांतिपूर्ण तरीका हो सकता है। लेकिन देश का युवा वर्ग, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं थे। तो एक तरह से कांग्रेस के भीतर ही एक पीढ़ी का टकराव चल रहा था। एक तरफ अनुभव था जो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था, और दूसरी तरफ युवा जोश जो अब इंतजार करने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। और इस टकराव का नतीजा निकला 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में। यहाँ युवा नेताओं के दबाव में कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया और पूर्ण स्वराज को अपना एकमात्र लक्ष्य घोषित किया। तो अब संदेश साफ था? संदेश साफ था, हमें किसी के अधीन नहीं रहना, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और इसी लक्ष्य ने फिर संविधान सभा की मांग को और मजबूत कर दिया होगा। हाँ, 1934 के बाद तो एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कांग्रेस की आधिकारिक नीति बन गई। और मांग ये थी कि इसे भारतीय लोग खुद वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनेंगे। अंग्रेजों ने इसे टालने की कोशिश तो की होगी, बहुत कोशिशें की। 1940 का अगस्त ऑफर और 1942 का क्रिप्स मिशन इसी के उदाहरण है। पर उनमें क्या कमी थी? क्या वो संविधान सभा के विचार को मान नहीं रहे थे? को मान तो रहे थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो कह रहे थे कि ठीक है, आप युद्ध के बाद अपनी संविधान सभा बना लेना, लेकिन तब तक सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। और उन्होंने भारत के विभाजन की संभावना को भी हवा दी। अच्छा। भारतीय नेताओं ने इन आधे अधूरे प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। अब ये तय हो चुका था कि भारत अपना भविष्य किसी और की शर्तों पर नहीं लिखेगा। तो वो विचार जो एक चुनौती के जवाब में शुरू हुआ था, अब एक अडिग मांग बन चुका था। बिल्कुल। और फिर वो दिन आया जब इस मांग ने हकीकत का रूप लेना शुरू किया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। लेकिन तब तक माहौल बहुत बहुत बदल चुका था। देश विभाजन की त्रासदी की ओर बढ़ रहा था। तो विभाजन के बाद सभा का क्या हुआ? विभाजन के बाद जो सभा भारत के हिस्से में आई, उसमें 299 सदस्य बचे
और इन्हीं 299 लोगों के कंधों पर एक नए, बिखरे हुए और जख्मी राष्ट्र की नींव रखने की जिम्मेदारी थी। सोचकर ही लगता है कि ये काम कितना विशाल और मुश्किल रहा होगा। सिर्फ कानून नहीं बनाने थे, नहीं, बल्कि एक ऐसे देश को एक सूत्र में पिरोना था जहां सैकड़ों भाषाएं, हजारों जातियां और अलग-अलग धर्म थे। हर किसी को लगना चाहिए था कि ये मेरा संविधान है। मुश्किल सिर्फ आकार में नहीं था। सोचिए, उस सभा में हर विचारधारा के लोग थे। कांग्रेस के दिग्गज, राष्ट्रवादी नेता, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि, रियासतों के राजा। सबके बीच सहमति बनाना ही एक चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी चुनौती। इसीलिए इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और ये कोई चाय पर होने वाली चर्चा नहीं थी। पूरे 114 दिन एक-एक शब्द पर, एक-एक कॉमा पर जोरदार बहसें हुई। और इन बहसों के बाद 2 तारीखें हमारे सामने आती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, 26 नवंबर और 26 जनवरी। हाँ, हम दोनों ही दिन मनाते हैं, लेकिन अक्सर इनके बीच का फर्क भूल जाते हैं। ये एक दिलचस्प कहानी है। संविधान सभा ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था। उसी दिन इस पर हस्ताक्षर हुए और इसे अपना लिया गया। अच्छा। इसीलिए इस दिन को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक तरह से संविधान का जन्मदिन है। लेकिन फिर इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक भावनात्मक और ऐतिहासिक कारण था। हमें वापस 1929 के लाहौर अधिवेशन में जाना होगा। वहां ये तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। ओहो। उस दिन लाखों भारतीयों ने पहली बार पूरी आजादी की शपथ ली थी। तो उस ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी। वाह! तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि इतिहास को एक सलाम था। बिल्कुल। और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये दस्तावेज सिर्फ अपने विचारों में ही नहीं, बल्कि अपने भौतिक रूप में भी एक कलाकृति है। ये सचमुच अद्भुत है। संविधान की मूल प्रति, जो अंग्रेजी में है, हाथ से लिखी गई है। हाथ से? हाँ, इसे दिल्ली के एक मशहूर सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना ने लिखा था। कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि वो इस काम के लिए क्या मेहनताना लेंगे, तो उन्होंने एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। सच में? तो फिर उनकी शर्त क्या थी? उनकी बस एक शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम भी लिखेंगे। और उनकी ये शर्त मान ली गई? हाँ, मान ली गई। और सिर्फ लिखावट ही नहीं, इसे सजाया भी गया। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। बिल्कुल। शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने संविधान के हर पन्ने पर खूबसूरत चित्रकारी की है। अच्छा। ये चित्र भारत के हजारों साल के इतिहास को दर्शाते हैं। मोहनजोदाड़ो की मोहर से लेकर वैदिक काल, भगवान राम और कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अकबर, शिवाजी, महात्मा गांधी तक। मतलब संविधान के पन्नों पर भारत की पूरी सभ्यता का इतिहास उकेर दिया? बिल्कुल वैसा ही। हाथ से लिखा गया, मतलब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के ऊपर कितना दबाव होगा। कोई Ctrl+Z की सुविधा भी नहीं थी। हाँ, एक गलती और पूरा पन्ना खराब। और इसका वजन भी करीब 3.75 किलोग्राम्स है। इसे आज भी संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे खास बॉक्स में रखा गया है, ताकि ये खूबसूरत दस्तावेज आने वाली सदियों तक सुरक्षित रहे। तो ये तो हुई संविधान की बाहरी खूबसूरती। लेकिन अब चलते हैं इसके अंदर, इसकी आत्मा क्या है। चलिए इसकी प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल को समझते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या राजनीतिक कुंडली भी कहा गया है। ये महज एक परिचय नहीं है, ये एक वादा है, एक घोषणा है। और इसकी शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। इन 3 शब्दों में ही कितना कुछ छिपा है। इसका मतलब है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कोई राजा, कोई संसद या कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता है। एकदम सही। संप्रभुता जनता में निहित है। इसके बाद प्रस्तावना भारत को 5 शब्दों में परिभाषित करती है: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है। संप्रभु का मतलब साफ है, हम आजाद हैं।
लोकतांत्रिक मतलब सरकार जनता चुनेगी और गणराज्य मतलब देश का प्रमुख चुनावा होगा, वंशानुगत नहीं। बिल्कुल। लेकिन समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये तो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, है ना? सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। अच्छा, तो इन्हें क्यों जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जोड़ने का उद्देश्य ये घोषित करना था कि हमारा लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना है, और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर ये स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। हालांकि ये भावना तो पहले से ही संविधान में थी। बिल्कुल थी, लेकिन इसे प्रस्तावना में जोड़कर और मजबूत कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हुई देश की प्रकृति। लेकिन ये संविधान अपने नागरिकों को देना क्या चाहता है? उसके लक्ष्य क्या है? प्रस्तावना 4 महान लक्ष्य निर्धारित करती है। सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और इन सब से ऊपर बंधुता यानी भाईचारे की भावना। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो आदर्श हैं जिन पर हमारे देश को चलना है। बिल्कुल, ये वो ध्रुव तारा है जो रास्ता भटकने पर हमें सही दिशा दिखाता है। तो हमने संविधान बनने की कहानी और उसकी आत्मा को समझा। अब जरा इसके शरीर, इसके ढांचे की बात करते हैं। हमने शुरू में कहा था कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, पर सवाल यह है कि इसे इतना लंबा क्यों बनाया गया? ये इसकी ताकत भी है और एक तरह से कमजोरी भी। अच्छा, देखिए, इसका विशाल आकार इसकी सबसे बड़ी ताकत था। हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ मोटे मोटे सिद्धांत लिखकर नहीं छोड़ दिए। उन्होंने केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, हर छोटी बड़ी चीज को साफ साफ लिख दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल। इसी स्पष्टता ने शुरुआती सालों में देश को बिखरने से बचाया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। क्या इतनी ज्यादा डिटेल में जाने से ये बहुत जटिल नहीं हो गया? हाँ, ये इसकी एक व्यवहारिक कमजोरी बन गई। हर छोटी चीज को लिखने की कोशिश ने इसे इतना जटिल बना दिया कि आम नागरिक के लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन है। ये काफी हद तक वकीलों और जजों का खेल बनकर रह गया। और इसमें बदलाव करना कितना आसान या मुश्किल है? मैंने सुना है कि ये कठोरता और लचीलेपन का एक मिश्रण है। इसका मतलब ये है कि हमारे निर्माता नहीं चाहते थे कि संविधान इतना लचीला हो कि कोई भी सरकार इसे आसानी से बदल दे, और न ही वो इसे इतना कठोर बनाना चाहते थे कि ये समय के साथ बदल ही न सके। तो बीच का रास्ता निकाला गया? हाँ, कुछ सामान्य बदलाव संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, लेकिन संघीय ढांचे या मौलिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों को बदलने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की भी मंजूरी चाहिए। तो इसका मतलब है कि संसद भी संविधान से ऊपर नहीं है। क्या कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार पार नहीं कर सकती? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के एक ऐतिहासिक मामले में दिया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मामले में अदालत ने मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। मूल संरचना ये क्या है? अदालत ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। इसमें लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, कानून का शासन, ये सब चीजें शामिल हैं। तो ये एक तरह की अदृश्य लक्ष्मण रेखा है। बिल्कुल। इस फैसले ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी सरकार अपनी मनमानी से संविधान की आत्मा को नहीं मार सकती। और न्यायपालिका ने सिर्फ इसकी रक्षा ही नहीं की, बल्कि समय के साथ इसके दायरे को और बढ़ाया भी है। जैसे अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। यहाँ एक बहुत दिलचस्प विकास हुआ। शुरुआत में जीवन के अधिकार का मतलब बहुत सीमित था, यानी राज्य आपकी जान नहीं ले सकता, बस इतना ही। हाँ, लेकिन 1978 में मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को पूरी तरह बदल दिया। हाँ। अदालत ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना या जानवर की तरह जीवित रहना नहीं है। इसका मतलब है गरिमा के साथ जीवित जीना। और इस एक व्याख्या ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। गरिमा के साथ जीवन की इस व्याख्या के अंदर से ही शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब नए मौलिक अधिकार निकले जो संविधान में सीधे सीधे लिखे भी नहीं थे। ये दिखाता है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है। जब हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कैसे भूल सकते हैं?
उन्होंने एक खास अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। उन्होंने ये बात अनुच्छेद 32 के लिए कही थी, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर अंबेडकर का तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि संविधान में दुनिया के सबसे अच्छे मौलिक अधिकार लिख देना काफी नहीं है। अगर उन अधिकारों के हनन होने पर नागरिक के पास सीधे अदालत जाने का कोई मजबूत रास्ता नहीं है, तो वो अधिकार बस कागजी सजावट है। सही बात है। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही वो प्रावधान है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डालता है। इसीलिए ये हृदय और आत्मा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। ये दशकों के संघर्ष, महान बहसों और एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण भारत के सपने का नतीजा है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना होती है। ये समय के साथ सांस लेता है। हाँ, समाज की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है और हमें रास्ता दिखाता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत और हमारी पूरी बातचीत बार बार संविधान की आत्मा और भावना की बात करती है। तो सवाल ये है कि एक कानूनी दस्तावेज के लिए आत्मा रखने का क्या मतलब है? और आज के दौर में एक नागरिक के तौर पर हम सिर्फ कानून के अक्षरों का पालन करने से आगे बढ़कर उस भावना को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे जिंदा रख सकते हैं?